आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय लल्लू जी, राधना मिश्रा जी, चौधरी हरिंदर मलिक जी, पंकज मलिक जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, श्री विवेक बंसल जी, श्री इमरान मसूद जी, श्री गजराज सिंह जी, श्रीमती सुप्रिया श्रीनेठ जी, विजेंद्र सिंह जी, संजय कपूर जी, सईद जमा जी, चौधरी रविंदर मलिक जी, चौधरी संजय सिंह जी, बाबा श्याम सिंह जी, नरेश सैनी जी, मसूद अख्तर जी और तमाम कांग्रेस के नेता, यहाँ पर उपस्थित NSUI, IYC, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता, बहनों और प्यारे भाइयों, आप कुछ समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं। मलिक जी ने कहा कि यहाँ आकर आप पर मैंने एहसान किया है। मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ आना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है और मैं किसी पर एहसान नहीं कर रही हूँ। बहुत बार कहती हूँ, हर नेता को ये एहसास होना चाहिए कि सबसे बड़ा एहसान उस पर जनता करती है। मुझे ये एहसास अच्छी तरह से है। आप यहाँ उपस्थित हैं, मेरी बातों को सुनने आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश की जो स्थिति है वो शायद मेरे से अच्छी तरह आप सब जानते हैं। एक ऐसा समय आया है कि 90 दिनों से लाखों किसान इस देश की राजनीति में के बाहर, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 215 किसान शहीद हुए, बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। वे शांति से बैठे थे। देश की राजधानी की सीमा को इस तरह बनाया गया जैसे देश की सीमा थी। तमाम पुलिस की फोर्स लगाई गई, भाई आराम। किसानों को प्रताड़ित किया गया। 10 लाख की जो किसान देख लो अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे सांसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। देखिए, इंसान की तरह देश का भी एक हृदय होता है। उस हृदय के धड़कने से देश जीवित होता है। मेरा मानना है कि हमारे देश का हृदय, उसका दिल किसान है, जो जमीन से जुड़ा है, जमीन को सींचता है, उसे उपजाऊ बनाता है, इस देश का अन्नदाता है, इस देश को जीवित करता है। लेकिन आज जब चौधरी तिकायत जी के आंखों में आंसू आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है, उन्हें मजाक सूझता है। आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधानमंत्री जी के 2 पूंजीपति मित्रों को पूरी छूट दी गई है। आपके सामने आकर प्रधानमंत्री जी ने बार बार हर चुनाव में ये वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको मिला?
होगी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दुगनी हुई? आपको मालूम होगा कि पूरे देश भर में गन्ने का भुगतान 15,000 करोड़ रुपए है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए 2 हवाई जहाज खरीदे और उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके गन्ने के भुगतान से ज्यादा उनके पास अपने 2 हवाई जहाजों को खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन आपके देश भर के किसान के भुगतान के लिए पैसे नहीं है। ये स्थिति है आज देश की। आपसे वादा किया गया था कि 14 दिनों में भुगतान होगा, लेकिन आपने क्या देखा? पिछले 4 सालों में गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे गए। 20,000 करोड़ की स्कीम बन रही है कि जो संसद भवन है, जो देश की राजधानी इंडिया गेट है और उसके आसपास के जो इमारतें हैं, उनके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ की स्कीम बन रही है। लेकिन आपके गन्ने के भुगतान के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। डीजल आपको 2018 में 60 रुपए में मिलता था, आज कहीं 80 रुपए, कहीं 90। डीएपी 1100 रुपए में मिलता था, आज 1200 रुपए का है। बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं, गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ती चली जा रही है, मगर आपके गन्ने के दाम आपको नहीं मिल रहे हैं, वो वही का वही है। मैं कुछ दिनों पहले बिजनौर गई, कुछ किसानों ने मुझे पर्चियां दिखाई। शायद उसी दिन जो नया दाम है वो जारी किया गया था, उससे पहले की पर्चियां दिखाई, उस पे 0 0 0 लिखा था। आपको मालूम होगा कि भाजपा सरकार ने पिछले साल डीजल पे जो टैक्स लगाई, उससे 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाए। मैं पूछना चाहती हूं, कहां गए वो रुपए? 2014 से अब तक मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर, आपको मालूम नहीं होगा, 21,50,000 रुपए कमाए। मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ गया वो पैसा जिसका हक है, जो दिन रात इस देश के लिए काम करता है, जो अपने पसीने से, अपने खून से इस देश को सींचता है, उसको क्यों नहीं मिला है ये पैसा? नौजवान को क्यों नहीं मिला? रोजगार क्यों नहीं दिया? और जब वही किसान प्रताड़ित होकर अपनी समस्या लेकर आपके पास आया, तो आपने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? दिल्ली का बॉर्डर नरेंद्र मोदी जी के घर से कितना दूर है? 5-6 किलोमीटर दूर होगा। और वही प्रधानमंत्री जो अमेरिका जा सकते थे, पाकिस्तान जा सकते थे, चीन जा सकते थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, वो लाखों किसानों के पास नहीं जा पाए, उनके आंसू पहुंच नहीं पाए, उनकी बात नहीं सुन पाए। क्यों? क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ अपने लिए है, अपने लिए और अपने खरबपति पूंजीपति मित्रों के लिए है। इसी समय जब पूरा देश तड़प रहा है, किसान तड़प रहा है, भुगतान नहीं हो रहा है, इसी साल में अगर आप देखेंगे कि इन 1-2 खरबपतियों ने कितना पैसा कमाया,
तो आप चौंक जाएंगे। हजारों करोड़ कमाया है और आप सड़क पे बैठे हुए अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो 3 कानून इस सरकार ने निकाले हैं उनका सार तो आप जानते ही होंगे। पहला कानून कि प्राइवेट मंडियां लगेंगी और सरकारी मंडियों में जो टैक्स लिया जाता है वो प्राइवेट मंडियों में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। और आप सब जानते हैं कि सरकारी मंडियों की खासियत ये है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, कि कोई भी कहीं से भी आकर आपको ये नहीं कह सकता कि आपको कम दाम पे आपसे खरीदेगा। प्राइवेट मंडियों के खुलने से और उनको मजबूत बनाने से क्या होगा? बड़े बड़े खरबपतियों की मनमानी होगी। जो दाम चाहते हैं वही देंगे, जब खरीदना चाहते हैं तभी खरीदेंगे, जब बेचना चाहते हैं तभी बेचेंगे। दूसरे कानून में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके गांव में, आपके जिले में आकर बड़े बड़े खरबपति आपके साथ एक सौदा कर सकते हैं कि देखिए आप 10 लोग हैं, आप हमारे लिए गन्ना उगाइए, जब गन्ना उग जाएगा हम आपको इसके लिए 500 रुपए देंगे। लेकिन जब आप उसको उगाएंगे तो अगर उस खरबपति का मन हो तो वो आपसे कह सकता है कि ना मैं आपको 500 रुपए दूंगा और ना मैं आपका गन्ना चाहता हूं। उसको कहने की अनुमति है, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत आपकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप अदालत में जाना चाहेंगे, उसकी शिकायत करना चाहेंगे, तो आप सिर्फ एसडीएम के पास जा सकते हैं और उनके ऊपर जो एक अधिकारी है उनके पास जा सकते हैं, लेकिन आप अदालत नहीं जा सकते। आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, ये लिखा है उस कानून में। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ आप और आपकी छोटी सी खेती और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बड़े बड़े खरबपति मित्र। आप बताइए किसकी सुनवाई होगी? ये जो नए कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा, सरकारी मंडियां खत्म होगी, आपके हक खत्म होंगे। चलो। और जिस तरह से इन्होंने इस पूरे देश को अपने 2-3 मित्रों को बेचा है, उस तरह आपको, आपकी जमीन को, आपकी कमाई को, ये अपने मित्रों को, अपने खरबपति मित्रों को बेचना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखिए और आप जागरूक हैं। मैं जानती हूँ आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। जैसे पंकज जी ने कहा, सिर्फ पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और कभी कभी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होते थे, जो जैसे जैसे उनकी सत्ता बढ़ती चली जा रही थी, वो अपने महल में बंद हो जा रहे थे। लोग उनके सामने सच्चाई कहने से डरते लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, उनका अहंकार बढ़ने लगा। ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक तरह से उन्हीं अहंकारी राजाओं की तरह बन गए। उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि जो जवान इस देश की सीमा को सुरक्षित रखता है, वह जवान किसान का बेटा है। उस जवान का आदर करना चाहिए, किसान का आदर करना चाहिए। और जब
महीनों से संघर्ष चला आ रहा है। वही देशवासी जिसने प्रधानमंत्री को सत्ता दी, जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए, कि आपसे बातचीत होनी चाहिए। वो कहते हैं कि ये कानून आपके लिए बना है, किसानों के लिए बना है। तो क्या वो बता सकते हैं कि किस कानून, किस किसान ने बनाया, किस किसान से बात की? और अगर पूरे देश भर का किसान कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी हमें ये आपका कानून नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए इसको, तो वो वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? इस कानून को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? आज मैं इस धरती पे खड़ी हूँ, ये एक पवित्र धरती है। यहाँ से तमाम संघर्ष हुए हैं, शहीद हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के लिए आपने संघर्ष किया। मेरे से पहले शायद मलिक जी ने कहा कि 1987 में आपने संघर्ष किया था, तो एक सरकार आपके सामने झुकी थी। वो मेरे पिताजी राजीव गांधी की सरकार थी। चुप हो जाए, एक मिनट खड़ा भाई आराम तो कह सके तो। हाँ तो चुप और हो। मेरे पिताजी ने आपका आदर किया। आप आए, 50,000 किसान दिल्ली आए, वापस मायूस होकर नहीं गए। सरकार ने आपकी बात सुनी, आपकी मांगे पूरी करी। आज यहाँ खड़े होकर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि आप खुददार लोग हैं, आप गद्दारी नहीं करेंगे मेरे साथ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं भी खुददार हूँ, मैं भी खुददार हूँ, और मैं आपके साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकती। आज अगर मैं यहाँ आई हूँ, तो राजनीति के लिए मुंह दिखाने नहीं आई हूँ। पिछले साल यही मुजफ्फरनगर आई थी, आप संकट में थे, आपको याद होगा। आपके बेटे उस समय भी शहीद हुए थे, आज भी शहीद हो रहे हैं। मैं उस समय भी यहाँ आई थी, मैं आज भी आई हूँ, और मैं बार बार आती रहूंगी। जब आप संकट में होंगे, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। जब आपको दुख लगेगा, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। जब आप संघर्ष करेंगे, हम आपका संघर्ष उठाएंगे, हम आपके साथ संघर्ष करेंगे। मैं आपसे कहने आई हूँ कि आप पीछे मत हटिए। ये सरकार मजबूर होगी, ये सरकार मजबूत नहीं है, दुर्बल है, क्योंकि अपनी ही जनता अपने ही देश की आवाज नहीं सुन पा रही है। ये सरकार पीछे हटेगी, इनको पीछे हटना पड़ेगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मेरा अनुरोध है, जुनेद भाई और हरिंदर मलिक जी से वो हल देकर के स्वागत करेंगे। उसके बाद सैंडी, गगन और सभी साथी हल दे गदा देकर के सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके नहीं है प्रियंका के, पंकज मलिक के पंकज के यार रुकना तारो यार। हो रहा है इसका। सब लोगों से अनुरोध है, आदरणीय प्रियंका जी यही है, आप लोग यहाँ से हटे, जरा मंच की व्यवस्था खराब ना करें। मेरा अनुरोध है सब लोगों से सम्मान। जय जवान,
नारा लगाओ, एहसास कराओ कि भाड़े के नहीं हो, मन से और दिल से आए हो।